गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए पेपर 1 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से एक प्रकरण पे चर्चा कर रहा हूँ। वो प्रकरण है ज्ञान के स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान प्राप्ति के कौन कौन से साधन है, हमारे पास क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस सोर्स की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ज्ञान के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इस सोर्स पे चलेंगे। तो प्लेटो के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति वह है जो दृष्टि जगत से दृष्टि हटाकर, मतलब कि जो दिखाई देने वाली जगह है वहां से अपनी दृष्टि को हटाइए, अपनी आंखों को वहां से हटाइए और प्रत्यय की दुनिया का चिंतन करता है, मतलब कंसेप्ट की दुनिया का चिंतन करता है, मतलब कल्पना करता है, सोचता है, प्रत्ययों की दुनिया का चिंतन करता है। और उन्होंने, प्लेटो ने प्रत्ययों की दुनिया का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान माना है। उनके हिसाब से प्रत्यय का जो दुनिया का ज्ञान है वही सही ज्ञान है। ज्ञान के संबंध में बतलाते हुए प्लेटो महोदय ने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने पहले तो ये बताया कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो दृष्टि जगत से दृष्टि को हटाकर, मतलब जो पहले से जो चीज रखा हुआ है उस पर अपनी नजर को मत डालिए और प्रत्ययों की दुनिया में चले जाइए, चिंतन कीजिए और वहां से जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है वही सच्चा ज्ञान है। इसके बाद ज्ञान के संबंध में प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है, 3 भाग में क्लासिफिकेशन किया उसका। पहला इंद्रिय जन्य ज्ञान, जिसके बारे में चर्चा किया था, इंद्रिय जन्य ज्ञान। उसके बाद सम्मति जन्य ज्ञान, चिंतन जन्य ज्ञान, और ये 3 में क्या है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान तथा सम्मति जन्य ज्ञान को उन्होंने अवास्तविक तथा मिथ्या ज्ञान माना है। मतलब कि जो हमें इंद्रिय से प्राप्त होती है, सम्मति जन्य ज्ञान है, वो गलत है, अवास्तविक है वो। और उन्होंने चिंतन जन्य ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रत्ययों की दुनिया का ज्ञान इंद्रियातीत है, यह चिंतन का ही विषय है। मतलब उनके शब्दों के हिसाब से उनका कहना यही था कि जो आपके कंसेप्ट में है, जो इसका अपने प्रत्ययों से जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो चिंतन से प्राप्ति हुई है, वही आपका सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। उसके बाद चूंकि अरस्तु उनका प्रिय शिष्य थे, तो अरस्तु ने भी कुछ कहा इनके बारे में। तो अरस्तु ने तत्व ज्ञान को विज्ञान पर आधारित करना चाहा। उसने दृष्टि संसार को आभास नहीं समझा, उसकी समझ में जगत की यथार्थ सत्ता थी। अब देखिए, प्लेटो ने केवल तत्व ज्ञान को महत्व दिया था। यहां पे क्या था कि प्लेटो ने तत्व ज्ञान को महत्व दिया था, अरस्तु ने उन्हीं के जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था, प्लेटो ने जो काम को छोड़ा था अधूरा, उनके ही कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि गुरु शिष्य का मामला था यहाँ पे, प्लेटो ने जिस काम को अधूरा छोड़ा उसी काम को अरस्तु ने आगे बढ़ाया। अब क्या है कि तत्व ज्ञान के क्षेत्र में प्लेटो ने एक तो प्रत्ययों का शाश्वत संसार माना है, दूसरा विशेष पदार्थों का अनित्य जगत। अरस्तु ने भी विशेष और सामान्य का अंतर देखा, किंतु सामान्य को उसने पदार्थों के सार के रूप में देखा। मतलब सार जो उससे कंक्लूजन होता है, पदार्थों का कंक्लूजन, मतलब फाइनली क्या मिला उनको देखने के लिए। उसके बाद प्लेटो का प्रत्यय विशेष पदार्थों से अलग था। अरस्तु का सामान्य तत्व पदार्थ के अंदर ही मौजूद था। इन दोनों अंशों को अरस्तु ने सामग्री और आकृति कहा था। अब क्या है कि दृष्ट पदार्थ, सामग्री, मतलब कि
दृष्टि पदार्थ मतलब जो देखने योग्य पदार्थ है, जिसको हम देख सकते हैं। दृष्टि पदार्थ जो होता है वो सामग्री और आकृति का कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है अरस्तु के हिसाब से। ये था। अब आगे हम देखते हैं कि ज्ञान के प्रकार। तो ज्ञान के बहुत सारे प्रकार हैं। ये तो प्लेटो के हिसाब से बताया। इससे पहले भी हमने ज्ञान के बहुत सारे प्रकार को जाने। अब इसको देखते हैं कि ज्ञान के और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो मैंने चर्चा किया था कि ज्ञान कैसे होता है, हमें मतलब ज्ञान कैसे मिलता है। तो इस पर मैंने चर्चा किया था कि जो कोई सूचना जब हमारे मस्तिष्क में या मस्तिष्क के स्मृति चिन्ह में अस्थायी जगह पकड़ ले, अस्थायी रूप से आ जाए, वही हो जाता है ज्ञान। तो पहला है ज्ञान के प्रकार में सूचनाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान। आपके पास बहुत सारे ज्ञान ऐसे होंगे जिसको आपने देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। और वो चीज़ आपने सुना, उसके बारे में जाना, दूसरे के द्वारा जाना। तो सूचना कोई होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब जब कोई इन्फॉर्मेशन जब आपके दिमाग में आ जाए, जब आपके मस्तिष्क में आ जाए, तो वो भी ज्ञान बन जाता है। तो सूचना द्वारा प्राप्त ज्ञान भी एक ज्ञान का प्रकार है, जो किसी सूचना के द्वारा मिला, किसी के द्वारा बताया गया। उसके बाद एक प्रकार होता है स्थिर ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान दूसरा प्रकार है इसका, जो हमें हमारे अंदर खुद से जनरेट होता है। हम खुद समझते हैं और खुद समझ के कुछ सोच के उस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद आगे है प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान की चर्चा मैं पहले भी किया था कि जो कुछ करके सीखना, प्रयोग करके सीखना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि आप साइकिल चला के देखते हैं। पहले तो ये ज्ञान नहीं आपके पास कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। उसके बाद आपने क्या किया, किसी से पूछा आपने कि साइकिल कैसे चलाई जाएगी, आप साइकिल पे बैठे और चलाना शुरू किए। ये आपने करके देखा, साइकिल को चला के देखा आपने। आप सब कुछ जानते हैं। सोच लीजिए आपको साइकिल चलाने का पूरा तरीका पता है, आप साइकिल को चला सकते हो, उसका स्टीयरिंग, उसका पैडल, उसका चक्का सब पता है आपको। आप बैठेंगे सीट पे और साइकिल चलने लगेगी, आप चलाएंगे चलेंगे। लेकिन जब तक आप उसको चला कर नहीं देखेंगे, खुद से चलाएंगे नहीं, तब तक वो ज्ञान आप में नहीं आ सकता। साइकिल चलाने का ज्ञान आप में नहीं आ सकता है। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपको पता है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी बैठना होता है, क्लच दबाना पड़ता है, फिर गियर बदलना पड़ता है और क्लच को छोड़ना पड़ता है, तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ये पता है आपको, बट आप इसको करके नहीं देखेंगे, आप चला के नहीं देखेंगे, तो ये ज्ञान आपके अंदर नहीं आ सकता है। तो ये प्रायोगिक ज्ञान, प्रयोग करके सीख रहे हैं, कर करके सीख रहे हैं। उसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान, जो ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, वो होता है वैज्ञानिक ज्ञान। उसके बाद धार्मिक ज्ञान। और धार्मिक ज्ञान भी आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ज्ञान धर्म पर आधारित हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसके अलावा किसी ग्रंथ से मिला हो, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसको पढ़ के आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में क्या हुआ, अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ज्ञान आपको भूगोल में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। और अध्यात्म की ओर चलेंगे तो भगवान ने बनाया इसको। ये तो होता क्या है कि अपने लाइफ में हर प्रकार का ज्ञान रखना चाहिए। अब हम ये कैसे मान लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या सही है। अब विज्ञान कुछ मानता है, धर्म वाले कुछ मानते हैं, लेकिन उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। ये होता है धार्मिक ज्ञान, धर्म के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सोर्स क्या क्या है ज्ञान का। ज्ञान आपके कौन से सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज। अब देखिए, पहले जो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्रकृति। प्रकृति के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि सुबह में सूर्य निकलने के बाद गर्मी का एहसास होता है। गर्मी का एहसास कब होता है, गर्मी लगने का एहसास कब होता है, और वो गर्मी का एहसास वो ज्ञान में बदल जाता है। कब, जब सूर्य उदय सुबह में होता है।
तो हमें ये ज्ञान कहाँ से मिला कि सूर्य निकलने के बाद हमें गर्मी का एहसास होता है, तो ये प्राकृतिक ज्ञान। हवा चलने के बाद हमें ठंड सी महसूस होती है, ये ज्ञान कहाँ से मिला? प्रकृति से मिला। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग खुद देखेंगे, इसको समझ के देखेंगे प्रकृति से क्या क्या ज्ञान मिल सकता है आपको। छोटा सा एग्जाम्पल था ये। उसके बाद दूसरा सोर्स है बुक्स, किताबें। बहुत सारी चीजें हमको किताब से मिलती है। दुनिया में कोई भी इंसान बहुत बड़ा विद्वान नहीं होता है। विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए उस इंसान को किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो किताब भी उसी सोर्स में से एक है। अगर कोई बहुत बड़ा राइटर बना, बहुत बड़ा लेखक बना, बहुत बड़ा कवि बना, बहुत बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहले से जो लिखी हुई किताबें हैं, जो लिखी हुई ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं से सहारा जरूर लिए होंगे, तभी वो बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं। तो किताब को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का या सिंपली कोई भी पुस्तक हो, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और खासकर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए किताब का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। चाहे आप किसी क्लास के बच्चे क्यों हो, आप नर्सरी क्लास से लेकर आप हायर एजुकेशन जहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप बिना किताब का ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेडियो, टेलीविजन। तो ज्ञान प्राप्ति के ये भी एक सोर्स है। रेडियो से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारा प्रोग्राम रेडियो में ऐसा होता है जो खासकर छात्रों के लिए स्पेसिफिक होता है। वो प्रोग्राम खासकर किसानों के लिए, उनके लिए भी कोई वो एक खास प्रोग्राम होता है रेडियो में जो किसानों को ज्ञान प्रदान करता है। मवेशी पालने वालों के लिए एक प्रसारण होता है जिसमें जो मवेशी पाल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ज्ञान का चीज़ बताया जाता है रेडियो में। तो ये है रेडियो। और टेलीविजन के बारे में भी आप समझ रहे हैं कि बहुत सारा ज्ञान हमें टेलीविजन से भी प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग ऑडियो विजुअल सोर्स भी कह सकते हैं, रेडियो टेलीविजन, जिसको हम लोग देख सकते हैं। दृश्य श्रव्य यंत्र, अगर हम रेडियो टेलीविजन ना लिखे यहाँ पे, अगर हम सीधा दृश्य श्रव्य यंत्र बोले, ऑडियो विजुअल सोर्स, तो ये इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद नवीन खोजें और आविष्कार, नई खोजें, नया रिसर्च, आविष्कार करना, इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी मेरा एक सोर्स है जो जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र। अब समाचार पत्र में आप देखते होंगे कि सिर्फ न्यूज ही नहीं रहता है उसमें अगर आप पन्ने को उठाएंगे आप धीरे धीरे अंदर में बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी रहती है। आप संपादकीय पढ़ के देखिए, किसी भी प्रेस का अखबार होगा, उसमें अंदर में बहुत सारी ज्ञान की बातें होती है, बहुत रोचक कहानियाँ होती है, जिससे आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उस समाचार पत्र में होता है। पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, कुछ पत्रिकाएं जो होती है मंथली निकलती है, महीने महीने निकलता है, कुछ 6 महीने पे। तो आप पत्रिका का सहारा ले सकते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये भी बहुत बड़ा साधन है ये। उसके बाद मेले, प्रदर्शनियां, नाटक। अब क्या होता है कि जब कहीं पे मेला लगता है, अगर किसी ओकेजन पे, किसी कहीं पे पूजा पाठ में मेला जब लगता है, तो आपका व्यू वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हम मेला में जा रहे हैं, वहाँ पे दुकान लगी है, कुछ सामान खरीदेंगे और वापस आ जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप देखिए कि आप वहाँ से क्या क्या गेन कर सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं। उस मेले में ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे सोर्स होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। उसका कुछ नहीं तो सीधा ये समझिए उसका डेकोरेशन। अब मेला में गए आप, वहाँ का डेकोरेशन देखिए किस तरह सजाया गया है। मूर्ति, भगवान की मूर्ति अगर है तो वहाँ पे किस तरह से मूर्ति को बनाया गया है, मूर्ति को कैसे डेकोरेट किया गया है, लाइट की व्यवस्था कैसी है, ये भी तो ज्ञान है। ये इस ज्ञान को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे किस तरह सिस्टमेटिक दुकान लगाया हुआ है, कैसे बच्चे डिसिप्लिन में चल रहे हैं, ये सारी ज्ञान तो आपको मेला से मिलेगा। प्रदर्शनियाँ होती है। अब क्या होता है कि प्रदर्शनी, जहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ी बनाया गया या बहुत सारा वो हस्तकला का जो सामान होता है वो सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है, बनाया जाता है। पत्थर के गणेश जी, बहुत सारे भगवान के फोटो बनाया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है, उससे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नाटक देखने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट। अब मेरी समझ में जब देखा, जब बहुत बच्चे थे तो समझ में ये आता था कि नाटक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नाटक को देख करके कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं
कि अगर उसमें कोई बदमाश आदमी है तो उसको किस तरह से सजा मिली है, इसका ज्ञान तो हमें मिल गया। कहाँ से मिला? नाटक से ही मिला। तो ये सारा ज्ञान का टोटल सोर्स, इसी सोर्स के से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे बालक में ज्ञान का सर्जन कैसे होता है। इसकी चर्चा हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।